हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 11th के रसायन विज्ञान का अध्याय चल रहा है अपना सेकंड। इसका जो आज हम बात करते हैं अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। और जो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु कक्षकों का आकार व ऊर्जा। तो आकार के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से हमने आकार देखा। हमने एस कक्षक का आकार या आकृति कह सकते हैं आप देखी, पी कक्षक की देखी, डी कक्षक की देखी। अब कि हमें कह सकते हैं कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है तो हमने उसको नहीं पढ़ा है। एक बार अगर हमें आवश्यकता होगी तो पढ़ेंगे। जैसे 12th में अगर आवश्यकता पड़ती है, मुझे लगता है नहीं पड़ेगी, अपने को जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा कह सकता हूँ हाईलाइट आपको ऊर्जा के बारे में भी बता दिया था। बड़ी बड़ी बात बताई थी कि आपको किस प्रकार से ऊर्जा पर डिपेंड करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो ये ऊर्जा शब्द है, सॉरी बच्चों, तो इसको हम विस्तार से समझने वाले हैं कि ऊर्जा का क्या मतलब है। यहाँ पर हम बात करेंगे परमाणु कक्षकों की ऊर्जा। ठीक है, आप हेडिंग भी लगा सकते हैं कि परमाणु कक्षकों की ऊर्जाएं। इस हेडिंग पर बात करते हैं। तो हमें क्या पता है, देखिए ये डायग्राम आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नाभिक है, ये कह सकते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से ये क्या है हमारे कोश हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के लिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होता है, देखिए जो किसी भी कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम होता है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, वह जो कक्षकों की ऊर्जा होती है, जो हमने पढ़ा था जो कक्षकों की ऊर्जा होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चाहे तो ये परिभाषा जल्दी से क्या करते हैं आप नोट कर लेते हैं, फिर इसको विस्तार से हम क्या करेंगे समझेंगे। तो लिखेंगे किसी कक्षक में, यहाँ से लिखते हैं किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स के भरने, आगे अपना डायग्राम है तो वहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यार लिखिए इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है, भरने का क्रम अभी मैंने बताया किसके ऊपर निर्भर करता है, जो हमारे कक्षक की ऊर्जा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो लिखेंगे भरने का क्रम उन कक्षकों की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। आप लिख लीजिए ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए इस परिभाषा को समझते हैं। ये क्या कह रहा है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कक्षक का मतलब हमें पता है क्या होता है, ये हमारा क्या है एस कक्षक है, ये हमारा क्या है पी कक्षक है। इस प्रकार से हमारे पास कक्षक होते हैं एस पी डी एफ, इस प्रकार से हमें कक्षक दिए गए होते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों को भरना है वह किसके ऊपर निर्भर करेगा, वह निर्भर करता है हमारी उन कक्षकों की ऊर्जा। अब इनमें से किसकी ऊर्जा अधिक है, किसकी ऊर्जा कम है, इस चीज़ पर यह सब कुछ क्या करता है निर्भर करता है। ठीक है, इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हमेशा ही निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। ये नोट चीज़ भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, अब इस चीज़ का क्या मतलब है वह भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह कहना चाह रहा है। हमने क्या लिखा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह हमेशा निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं उसकी ओर उभर जाते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अर्थात लिख लीजिए, अर्थात ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि कौन सा जो स्तर है वो निम्न का है, जो कौन सा ऊर्जा स्तर है वो उच्च स्तर का होता है। ये सब चीज़ें जो जानकारी है यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु ले लेते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग लगा देंगे यहाँ पे छोटी सी, एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु। क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु हमें पता है क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो उसके कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, उस चीज पे बात करते हैं। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन
किसकी बात, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, हाइड्रोजन में होता है। तो हाइड्रोजन के लिए कक्षक, हाइड्रोजन के लिए कक्षक ऊर्जा या कक्षकों की ऊर्जा, कक्षक ऊर्जा लिख लीजिए। जो हाइड्रोजन है उसके लिए जो कक्षक ऊर्जा होती है वह किस पर निर्भर करती है, n पर निर्भर करती है। क्या करती है, n पर निर्भर करती है। अब n का मतलब क्या है, अर्थात n 1 में है तो उसकी ऊर्जा जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ऊर्जा है वह स्तर बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि 1s है वो अधिकतम, मतलब कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन भरने की संभावना क्या होगी, अधिकतम होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उन कक्षकों की ऊर्जा का निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा, तो ये निम्न ऊर्जा है, ठीक है। तो इसमें अधिक संभावना है इलेक्ट्रॉन के भरे जाने की। 2s में उससे कम हो जाएगी, ठीक है। 2s के साथ हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, 2s के साथ क्या आता है, 2p आता है। तो 2s और 2p की जो ऊर्जा होगी यहाँ पर वह क्या होगी, समान होगी। ये बात याद रखिए, 2s और 2p की ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, समान होती है। उसी प्रकार से अगर हम इस कोश में बात करें, या हम कह सकते हैं कि 3 होते हैं तो कौन कौन सा होता है, 3s के बराबर कह सकते हैं हम 3p, 3 के बराबर कह सकते हैं 3d। अब देखिए यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि बराबर है, तो ये जो बराबर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम समभ्रश कक्षक। क्या कहते हैं, समभ्रश कक्षक। लिख लेते हैं समभ्रश कक्षक, या समभ्रश ऊर्जा भी हो सकती है इनकी। तो क्या लिखेंगे, ये जो कक्षक है वह समभ्रश कक्षक होते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है। वैसे हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है उच्च ऊर्जा स्तर में जाने की, क्योंकि वह क्या हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ही भर दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो समभ्रश कक्षक क्या होते हैं ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि किसी एक उपकोश में, लिखेंगे यदि किसी एक उपकोश में, किसकी बात करें, एक उपकोश की बात करें ना, यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि किसी एक उपकोश में स्थित सभी इलेक्ट्रॉन, सभी कक्षक लिख लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या है कक्षकों में भरे जाएंगे, तो सभी कक्षक की ऊर्जा समान हो, ऊर्जा समान हो तो उससे क्या कहते हैं, उसे यही कहते हैं समभ्रश कक्षक कहते हैं, समभ्रश कक्षक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की तरफ, मतलब जिसमें क्या हो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, तो वह क्या होंगे, हमारे बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होंगे। तो इससे पीछे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा वही रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, एस कक्षक, बी कक्षक, डी कक्षक की आकार कह सकते हैं कि आकृति को हमने पढ़ा था, किस प्रकार की आकृति इनकी पाई जाती है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को पढ़ लिया अच्छे से। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो आप एक छोटी सेटिंग लगा लीजिए, बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लिखेंगे बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, अब बहु इलेक्ट्रॉन से हम क्या कह सकते हैं, हमारा हीलियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, जो भी तत्व हैं हमारे जिनमें बहुत से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जितने भी तत्व हैं 118 में से एक काट दीजिए, 117 तत्व हमारे क्या होते हैं, बहु इलेक्ट्रॉन वाले तत्व हमारे पास होते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ में समझने में दिक्कत हो रही हो, तो वो थोड़ा सा गला खराब होने का अच्छे से नहीं निकल पा रही है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आप भी हम भी कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, हमें किसी भी से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम किसी कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं परिरक्षण प्रभाव। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, परिरक्षण प्रभाव। समभ्रश कक्षक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत से आपके हो सकते हैं कि मन में क्वेश्चन आ रहे हो। तो सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, डरने की बात है ही नहीं। अब देखिए, अब हमें क्या पता है, देखिए जो हमारा ये पहला कक्षक है, आप कह सकते हैं पहला कोश है,
पहले कोष के जो नाभिक आकर्षण लगा रहा है वह क्या होगा, अधिकतम होगा। जैसे जैसे कोष आगे बढ़ते जाएंगे, हम जैसे N4 में आ गए, तो जैसे ही हम N4 की बात करें तो इसके ऊपर जो नाभिक के द्वारा आकर्षण लगता है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जो पहला कोष है वह भी अपना कुछ कह सकते हैं कि कार्य करेगा, उसके मध्य में आएगा, दूसरा कोष भी आएगा, तीसरा कोष भी आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यही हमारा परिरक्षण प्रभाव है। हम कह सकते हैं कि जब कह सकते हैं कि जो नाभिक परमाणु के नाभिक द्वारा किसी कोष में, परमाणु के नाभिक द्वारा किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर जो लगाया गया आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगा रहा है अपने आप खींच रहा है। हमें क्या पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित, और नाभिक क्या होता है, धनावेशित। तो यह क्या करता है, आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉनों को, कह सकते हैं अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित करता है। तो उसके पूर्व में जो कोष स्थित होते हैं, मैंने क्या बताया, उसके जो पहले जो कोष आ रहे हैं वह क्या करते हैं, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों को जो बल है, आकर्षण बल है, उसको घटा देते हैं। आकर्षण बल को बच्चों क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। चलिए जल्दी से मैं इसको नोट कर लेता हूँ, फिर समझते हैं अपने। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हमारे परिरक्षण प्रभाव की परिभाषा की, ये हमारे परिरक्षण की प्रभाव की परिभाषा को मैंने यहाँ पे नोट किया है। देखिए कि किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा, हमें क्या पता है ये नाभिक है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत से कोष होते हैं, हमें पता है अच्छे से। जो डायग्राम को यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा, जो नाभिक है के द्वारा किसी कोष में उपस्थित, प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट को आप लिख सकते हैं उपस्थित। तो क्या कह रहा है कि नाभिक द्वारा किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर, अगर हम बात करें यहाँ पे कह सकते हैं S है, ठीक है, चौथा कोष है, तो इसमें कितने कह सकते हैं कि उपकोष होंगे, 4 उपकोष होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा S है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर S कक्षक में मान लेते हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल उस कोष में पूर्व में स्थित, अब इस कोष के पूर्व में भी यहाँ पर भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, हमारे पास कह सकते हैं कि उपकोष होंगे, ठीक है। पूर्व में स्थित कोषों पर स्थित, ये कोष है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, पूर्व में स्थित कोषों पर स्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, तो इनमें भी क्या होंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आप इसको कॉलम में बांट लीजिए अच्छे से, और इनमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो स्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या कर देते हैं, इसको जो आकर्षण बल होता है कोष पर स्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा घटा दिया जाता है। आकर्षण बल को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इतना अधिक आकर्षण बल हम कह सकते हैं कि इस कोष में उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर नहीं लगने देते हैं। अब जो बल घटा दिया उसे क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों परिरक्षण प्रभाव आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसे एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पे हमें जो ये कोष है, इसके अंदर ये नाभिक की तरफ कितना आकर्षित हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए इन सभी कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है उसको घटा देंगे, और जो आकर्षण बल को घटाएंगे वही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको परिरक्षण प्रभाव, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जैसे परिरक्षण प्रभाव की बात करें तो अब हम बात करते हैं कि किस कोष में कह सकते हैं कि जो परिरक्षण प्रभाव होता है वह अधिक लगता है, ठीक है, कोष या कह सकते हैं उपकोष में। तो हमें पता है इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं S, ठीक है, पहले कक्षक के लिए आ गया S, फिर हमें पता है किस प्रकार से S, P, D और F इस क्रम में ही होंगे। आगे आ जाएगा S, P, D आएगा, सॉरी इसमें S और P 2 ही आएंगे। फिर देखिए S, P, D, ठीक है। इस प्रकार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपकोष इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस प्रकार से उपकोष क्या है, प्रेजेंट है। तो जैसे देखिए अब ये क्या हमारा न्यूक्लियर है, अब इस नाभिक से हम कहें कि ये S है, इसके अंदर जो आकर्षण है वो क्या है, सबसे अधिक है। तो S की ऊर्जा क्या होगी, हम कह सकते हैं कि सबसे कम होगी। और जो हमारा कैसे अगर बात करें इसकी D की, तो D की ऊर्जा क्या होगी, S से तो अधिक होगी। अगर F की बात करें, सबसे अंत में F आ रहा है, तो F की ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो ये बात यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो S होता है, S की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, सबसे कम होती है। और जो हमारा F होता है, F की जो ऊर्जा होती है वह सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये 2 चीज आपको नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में कि जो S की ऊर्जा है वह सबसे कम होती है, F की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। समझने के लिए नहीं, आपको बनाना ही है इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने क्या समझा कि हमने अब देख लिया कि S की ऊर्जा कम है, F की ऊर्जा क्या है, अधिक है। अब हम परिरक्षण प्रभाव की बात करें कि किस कोष कह सकते हैं कि उपकोष पर परिरक्षण प्रभाव अधिक लग रहा है, किस पर कम लग रहा है। तो हमने मैंने आपको बताया कि सबसे पास में कौन सा होता है, S है, तो S के ऊपर क्या परिरक्षण प्रभाव क्या लग रहा होगा, क्या कहेंगे आप कि अधिक लगेगा कम लगेगा, यही बात है ना कि जो S है वह तो बीच में आ रहा है, तो परिरक्षण प्रभाव किस पे ज्यादा लग रहा है,
F पे ज़्यादा लग रहा है। प्रेक्षण प्रभाव किस पे ज़्यादा लग रहा है? F पे ज़्यादा लग रहा है। तो ये लिखेंगे, मार्कर थोड़ा सा अपने चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक अलग लिख रहे हैं हम। परिरक्षण प्रभाव के कारण एक ही कोश, अब जो SPDF है सभी किस में होंगे? जो उपकोष होंगे वह एक ही कोश में उपस्थित होंगे ना। एक ही कोश में उपस्थित उपकोषों, ये समझ में आई बात? ये लाइन आपको अच्छे समझ में आया? किसी पर प्रेक्षण प्रभाव के कारण एक ही कोश में उपस्थित उपकोष, ये हमारा मान लेते हैं ये इस कोश की बात हो रही है, तो इसमें उपस्थित उपकोष 3 हैं, ठीक है। उपकोष या उपकोषों की ऊर्जा लिख सकते हैं समान नहीं रहती है। इसी चीज को यहाँ पे क्या करें, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मैंने क्या क्या है, S की ऊर्जा क्या है, सबसे कम है, फिर P, फिर D, फिर F। इस प्रकार से आप क्रम भी लिख सकते हैं कि प्रेक्षण प्रभाव के कारण एक ही कोश में उपस्थित उपकोषों का ऊर्जा का क्रम क्या होता है, SPDF। S की ऊर्जा सबसे कम, F की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखवाई है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपने जैसे जैसे चल रहे हैं साथ साथ में आप समझ रहे होंगे। अब बात करें, ये तो हमने किसकी बात कर ली, प्रेक्षण प्रभाव के कारण कोश में उपस्थित उपकोषों की ऊर्जा की बात की। अगर हम प्रेक्षण प्रभाव उत्पन्न करने का क्रम लिखें, क्या लिखेंगे, परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करने का क्रम। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रेक्षण प्रभाव सबसे अधिक प्रेक्षण प्रभाव कौन उत्पन्न करेगा? देखिए यहाँ पे नाभिक है, नाभिक के पास कौन सा कक्षक है, S कक्षक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रेक्षण प्रभाव कौन उत्पन्न करेगा, S उत्पन्न करेगा। तो क्या लिखेंगे, S अधिक करेगा, P, फिर D, फिर F। ये क्या है, प्रेक्षण प्रभाव उत्पन्न करने का क्रम है बच्चों यहाँ पर। और जो है प्रेक्षण प्रभाव के कारण एक ही कोश में उपस्थित कोशों की ऊर्जा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। लेकिन जो प्रेक्षण प्रभाव उत्पन्न करने का जो क्रम है वह प्यारे बच्चों यह होता है। जल्दी जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे, बहु इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आपस में कंपेयर करके आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं, कह सकते हैं कि ऊर्जा। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पे लिख लेते हैं बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। बहु इलेक्ट्रॉनिक पे आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इस प्रकार से समझेंगे हम। यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं, हाइड्रोजन को ले रहे हैं, ठीक है। इतनी रेखा बहुत है अपने को। तो हाइड्रोजन में पता है कि जो ऊर्जा होगी वह इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी, 1s 2s आ जाएगा, और 2s के साथ में क्या आ जाएगा, 2p। उसी तरह से आगे जाएंगे, 3s 3p, ठीक है। 2s के बाद 3s आ गया, 3s 3p और 3d होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करें तो 4s 4p 4d और 4f। इस प्रकार से ये तो क्या है, हाइड्रोजन के लिए है। अब हम बात करते हैं बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए। तो अगर हम बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पहला तो क्या होगा, समयन होगा, क्या होगा, 1s। लेकिन जैसे उच्च ऊर्जा में जाएंगे, उच्च ऊर्जा के लिए हम जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि 1s तो हमारा 2s तो यहाँ पे आ गया, लेकिन जो 2p है वो यहाँ पे मिलेगा हमें देखने के लिए, ठीक है। 2p हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप और उच्च ऊर्जा कक्ष को में जाएं तो 3s 3p 3d। इस प्रकार से हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को कह सकते हैं कि अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए चले जाएंगे, तो इस प्रकार से हम इनकी ऊर्जा स्तरों को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको भी जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब देखिए, अब हम एक छोटी सी कह सकते हैं कि ये जो क्लास है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि निचोड़ निकाल रहे हैं हम एक पूरे के पूरे चैप्टर का। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम अब जो किसी कक्षक है उसकी जो ऊर्जा है वह उसका जो परिकलना है वह करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसी, आप कोशिश कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ नोट्स भी बनाने का ट्राई कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है पहले समझिए फिर नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि साथ साथ में नोट्स बनाए जा सके। तो किसी कक्षक की ऊर्जा, अब किसी कक्षक की ऊर्जा बात करें तो किस पर डिपेंड करती है, n + l इन दोनों के योग के बराबर होती है। n + l के योग के बराबर होती है।
अब प्यारे बच्चों देखिए किस प्रकार से n प्लस एल के योग के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है, क्या पता है हमें, इसके लिए हमें ये l का मान पता होना चाहिए। मैंने बताया l बराबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये अच्छे से आपको याद होना यहाँ पर आवश्यक है। अगर ये चीज़ आप मिस कर देते हैं ना यहाँ पर, तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए आपको पता है अगर l बराबर 0 है तो हम किसकी बात करेंगे, s उपकोष की बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सभी बच्चों को। 1 है तो p उपकोष, 2 है तो d उपकोष और 3 है तो f उपकोष की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर SPDF हमें पता है। अब देखिए हम समझते हैं इसको अच्छे से विस्तार से। हम यहाँ पे लिखेंगे n का मान लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। हमें n का मान पता है 1 2 3 4। इस प्रकार से थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा हमें आसानी रहेगी। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, n का मान लिख लिया। अब जैसे हम l का मान लिखें तो हमें क्या पता है, या तो ये होगा या इससे कम। तो हमें पता है 1 के लिए तो 0 है। जब हम क्या बात करें, n का मान अगर 1 है तो l का मान क्या होता है, 0 होता है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए n प्लस एल। n कितना है, 1 है, और l कितना है, l 0। तो 1 हमें प्राप्त होता है। पहले क्वेश्चन में l कितने हैं, 0 है, ठीक है। दूसरे में बात करें तो 0 भी होगा और 1 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे की बात करें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। चौथे की बात करें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़े तो आगे हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर 1 है और 0 है तो वह क्या होगा, 1s होगा। 0 है तो 1s, 0 है तो 1s, 0 है तो 1s, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2s, 3s। जैसे जैसे n की संख्या बढ़ती जाती है हमें ये मान बढ़ते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है n में 0 है तो 1 आएगा। अब 1 आ गया तो 1 किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे देखेंगे p को, तो क्या लिखेंगे 2p। उसके बाद देखिए 1 p को दर्शा रहा है तो लिखेंगे 3p, और 2 किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, d को, क्या लिखेंगे 3d। अब हमें पता है 4s, 4p, 4d और 4f। अच्छे समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लिखा है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n प्लस एल, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू को। लिख लीजिए n प्लस एल कितना आया, 0 या 1 प्लस 0 लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। 1 प्लस 0 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसके लिए देखिए 0 है तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0 बराबर 2, 2 प्लस 1 बराबर 3। 3 नंबर में देखिए 0 और 3, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 0 बराबर 3, 3 प्लस 1 बराबर 4, 3 और 1। अब बात करेंगे 3 और 2 की, 3 प्लस 2 बराबर कितने हो गए, 5, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया। अब देखिए 4 के लिए, 4 और 0, 4 प्लस 0 बराबर 4। हमें पता है सभी के लिए लिखना है तो जल्दी से लिख लेते हैं। आपका जो कीमती समय है उसे क्या नहीं करने देते हैं, वेस्ट नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर ली है। इसके लिए हमारे पास क्या है, 4f भी हैं तो हम इसका 4 भी ले सकते हैं, तो 4 भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी में हमें अच्छे से सीखा है। 4s, 4p, 4d, 4f, 4s, 4p, 4d, 4s, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इनमें देखिए n+1 करने में इसकी ऊर्जा क्या है। यहाँ देखिए किसी कक्षक की ऊर्जा n+1 के योग के बराबर होती है, तो इसमें देखिए n+l का योग का क्या है 1, तो जो हमारा पहला n1 कक्षक है उसकी ऊर्जा क्या हो कह सकती है, 1 के बराबर हो सकती है। यही चीज़ तो हम रख रहे हैं, लिख रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा बॉक्स बनाइए, इसमें छोटी सी बात और लिख लीजिए कि जो हमारा, अब देखिए अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखिए, n+l का मान बराबर हो, क्या हो यहाँ पे देखिए n+l का मान, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें नहीं है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, n+l का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो n+l का मान बराबर हो तो n कम होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। क्या कम होगी, सॉरी,
कुछ जल्दी में हो जाता है, मिस वर्ड निकल जाते हैं। n प्लस n का मान बराबर हो तो जो n का मान अगर कम है तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। इसकी सहायता से हम क्या लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है वह सीखने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले एक है तो एक के लिए क्या लिखेंगे 1s। अगर ये आपको मैं समझा रहा हूँ ना, ये तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए ये 1s हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 है, किसी में भी नहीं है तो 2 आ जाएगा 2s। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 है तो n का मान चेक करते हैं, n का मान इसमें 2 है, इसमें 3 है। अगर इसमें 2 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जिसमें n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तो उसकी ऊर्जा कम होगी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2p लिखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद देख लेते हैं 3 वाला एक ही हमारे पास तो 3s। 4 वाले फिर से 2 हैं, 2 है तो हम यहाँ पे देखेंगे n का मान, इसका मान कम है इसका ज़्यादा, तो इसको पहले लिखेंगे 3p, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों 5 हैं तो दोनों में n का मान फिर से चेक करेंगे 3 और 4, तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लिखते चले जा सकते हैं आगे। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिखेंगे 3d को देंगे या 4s को पहले प्रायिकता देंगे। देखिए ये तो हो गया अपना 5 के लिए बात कर रहे हैं अपने, सॉरी यहाँ पे 4 आता है इसके बाद, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, ठीक है। तो 4 ये पहले आ जाएगा 3p, उसके बाद क्या आएगा 4s का है तो यहाँ पे क्या आएगा 4s। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों का जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का जो क्रम है उसको यहाँ पे आप अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर 4s की अगर बात करें हम तो देखिए 4s आ गया, उसके बाद 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसके n का मान कम है तो यहाँ पे क्या आएगा 3d, क्या आएगा प्यारे बच्चों 3d। उसके बाद 5 किसका है 4p का, तो यहाँ पे क्या आएगा 4p। उसके बाद देखिए 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो हमारा रूल है, यह महत्वपूर्ण है। अगर यह आपको समझ में आता है प्यारे बच्चों तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको कर लीजिए नोट। तो प्यारे बच्चों हमने ऊर्जा को अच्छे से समझा, अब हम क्या सीखने वाले हैं, हमारी हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। अभी हम जो परमाणु है उसके जो कक्षक होते हैं उसको भरा जाना, परमाणु कक्षकों को भरा जाना। अब इसके अंदर कुछ रूल पढ़ेंगे हम, किस प्रकार से हम परमाणु कक्षकों को भरेंगे। तो जो सबसे पहला रूल पढ़ेंगे हम वह पढ़ेंगे पाउली का। जो पाउली हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने एक रूल दिया था, उसको कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। तो लिखेंगे पाउली का अपवर्जन। चलिए देखते हैं पाउली के अपवर्जन नियम के अंदर क्या है, विस्तार से देखेंगे। ये थोड़े से ध्यान से देखिए, आप अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इसके अंदर पाउली ने क्या कहा था, पहले हम नियम लिख लें फिर अच्छे समझेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, जो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटम संख्याएं होती है, चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्या हमने पढ़ चुके हैं ना, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। क्वांटम संख्याएं क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती, हो सकती है समान नहीं हो सकती। अब बात करेंगे समान कैसे नहीं हो सकती चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि अगर मैं कहूं कि किसी भी 2 व्यक्तियों का एड्रेस है वह समान नहीं हो सकता। कि मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का जो पता है, एड्रेस है, वह समान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप कहेंगे सर हमारे और मेरे पिताजी का एड्रेस तो समान है, तो आपका हो सकता है राज्य समान हो, जिला भी समान हो, तहसील भी समान हो, आपका जो मोहल्ला है, गांव है, वार्ड है, वह भी समान हो, लेकिन आपके कमरे अलग होंगे। अगर कमरे भी समान है तो आपको बिस्तर जरूर अलग होंगे। इसी तरह से अगर बात करें कि कोई बच्चा कहीं कोचिंग करने जा रहा है तो आप कहेंगे सर एक पीजी में बहुत से बच्चे रहते हैं, तो उस पीजी का एड्रेस समान हो सकता है, उनके कमरे का नंबर भी समान हो सकता है। कि हो सकता है एक कमरे में 4 बच्चे रह रहे हो, 5 बच्चे रह रहे हो, लेकिन उनके जो सभी के जो बेड होंगे वह तो अलग अलग होंगे।
बिस्तर तो अलग अलग लगे होंगे। अगर आप कहेंगे सर एक बड़ा बेड बिस्तर लगा हुआ उसके ऊपर 2-3 सो रहे हैं, तो उनके सोने के लिए जगह भी निश्चित होगी, किसी का इधर वाला कॉर्नर, किसी का इधर वाला कॉर्नर। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो हम कह सकते हैं कि एड्रेस समान नहीं है, मतलब चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम का उदाहरण लेते हैं। सोडियम को पता है आपको क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो भर दीजिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5 ऐसे भरा जाएगा ना, 1s2 2s2, अच्छा ठीक है 2p1 और 2p6 और 3p1 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे। गिन लेते हैं 6 7 8 9 10 और 11, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा क्या न्यूक्लियस, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष में इसमें 2 आ गए और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या। अब इस p की बात करते हैं, p की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, p के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, क्या बात करें, p के लिए चारों क्वांटम संख्याएं की हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या की। तो मुख्य क्वांटम देखिए किस नंबर में है, 2 नंबर में है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय क्वांटम संख्या की बात करें तो द्वितीय क्वांटम संख्या हमें पता है कितनी, 1 है, ठीक है। अगर हम बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या की, ठीक है, तो इसको किस दर्शाते हैं, m और l से दर्शाते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम क्या कह सकते हैं, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। और जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण होता है उसको हमने किससे दर्शाया था, उसको हमने दिखाया था ms से। तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, एक इस प्रकार से गति कर रहा है, एक इस प्रकार से गति कर रहा है, दोनों की गति क्या है, अलग अलग है प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर बात करें तो p कक्षक के लिए बात करें कि px की बात कर लेते हैं, px होगा तो उसके लिए n बराबर 2 होगा, l बराबर 1 होगा, लेकिन जो ml होगा वह -1 होगा, और जो प्रचक्रण होंगे दोनों इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के वह भी अलग अलग होंगे। हो सकता है -1 हो दोनों में, लेकिन उनका प्रचक्रण क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये रूल आप कह सकते हैं किसने दिया था, पाउली ने दिया था। पाउली का इतना रूल आप याद रख लीजिए, एक उदाहरण दीजिए, इतना डायग्राम बनाइए, इतना से लिख के आ जाइए, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा पाउली का बिल्कुल सही रहने वाला है, कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पाउली का अपवर्जन का नियम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का अंतिम टॉपिक पे चलते हैं और हमारे एक और नियम को पढ़ लेते हैं। हमारा जो नियम है हुंड का नियम। अब हुंड ने भी एक इंटरेस्टिंग नियम दिया है प्यारे बच्चों, उसे भी समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। हुंड का नियम, हुंड का जो हमारे हुंड थे उन्होंने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नियम दिया कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कौन से कोष में भरेंगे, हम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं डी में। डी में हमें क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो डी की संरचना बना लीजिए, हमें पता है डी में कितने कॉलम होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या मैं इस प्रकार से भर दूं, 2 4 6 8, क्या इस प्रकार से मैं इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, जी नहीं। आप कहेंगे जी नहीं सर, तो कैसे भरूं, यही हमें किसने सिखाया था, यही हमें सिखाया था हुंड ने, कि हमें इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से इनके कह सकते हैं कि कक्षकों में भरना है। तो सभी से पहले हमें क्या करना है, अगर हम किसी उपकोष की बात करें जैसे डी उपकोष की, तो सभी उपकोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए। उसके बाद ही इनके युग्म बनाए जा सकते हैं, इसके बाद इनके क्या बनाए जा सकते हैं, युग्म बनाए जा सकते हैं। इसको आप अच्छे से इस प्रकार से तीर बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है तो समझने में, तीर द्वारा इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ठीक है। तो यही कहा था, हुंड ने कहा था कि किसी उपकोष में जो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, में जो सभी कक्षक होते हैं, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले क्या करना होगा, सभी कक्षकों में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, भरना। एक इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात ही क्या करेंगे, इनके युग्म बनाए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है, पहले तो क्या करो, सभी कक्षकों में या सभी कोशों में आप कह सकते हैं, उपकोशों में, कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दो। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए तब आप इनके युग्म बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या किया, सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद हमने क्या किया, इनके युग्म बनाए, ठीक है। यही हमें करना है। उसके पश्चात
ही युग्मन होता है, यह लिख लीजिए, युग्म बनते हैं, युग्मन होता है। तो यहाँ पे हमने दो नियम पढ़े, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती है। उदाहरण द्वारा मैंने बताया कि किन्हीं दो व्यक्तियों के एड्रेस भी समान नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हुंड का जो नियम है वह क्या कहते हैं कि हम भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन, अगर हमें कि पी में भरने हो बात करें तो पी में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो भी आप अपने टीचर के सामने ऐसे नहीं भरेंगे। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, उसके बाद ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, युग्मन करेंगे इनके बीच में। यही किसने कहा था, हमारे हुंड ने कहा था प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ही आसान रही होगी आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार क्लास रही होगी। इसी तरह की क्लासें देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाली कक्षा में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर क्लास को करते हैं अपने एंड।